नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी फर्स्ट में एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं, डाइकोट सीड अर्थात द्विबीजपत्री बीज। देखिए विद्यार्थियों, आप जानते हो और आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा कि जो बीज पत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, यानी कि मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड। मोनोकोट जो सीड होता है उसमें बीज पत्र मात्र एक होता है। उदाहरण के लिए लीजिए आप, गेहूं का ये बीज होता है। आपने देखा होगा गेहूं के जो बीज की जो संरचना होती है वो ऐसी होती है। इस गेहूं के बीज को हम बराबर दो भागों में नहीं बांट सकते, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक बीजपत्री होता है। जबकि कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको हम बराबर दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए आप चने का बीज, आपको ये चने का बीज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसमें बराबर यदि हम यहाँ से इसको लंबवत काटें तो ये बराबर दो भागों में बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, द्विबीजपत्री बीज है। इसी प्रकार जो भी लेग्यूमिनेसी कुल में पाई जाने वाली जो दलहनी फसलें हैं, उन दलहनी फसलों में अधिकांशतया जो बीज हैं वो क्या होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं। इसके अलावा जैसे एक बीजपत्री पादपों में जैसे गेहूं है, मक्का है, जौ है, जवार है, बाजरा है, चावल है, ये सब क्या है, एक बीजपत्री है, क्योंकि हम इनको बराबर दो भागों में नहीं बांट सकते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं साइसर। साइसर का मतलब क्या होता है, इसका वैज्ञानिक नाम है चने का साइसर एरेटिनम। साइसर एरेटिनम इसका वैज्ञानिक नाम है, तो इसको हमने नाम दिया है साइसर। अब हम बात करते हैं इसका जो भ्रूण होता है, इसका जो सीड होता है, उसकी आंतरिक संरचना की बात करते हैं। वैज्ञानिकों ने इसकी जो आंतरिक जो संरचना है उसको मुख्यतः तीन भागों में बांटा है। एक तो जो भाग है उसका नाम है सीड कोट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीजावरण। बीजावरण का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बीजावरण अर्थात बीज के ऊपरी छोर पर जो पाया जाने वाला आवरण है वो क्या कहलाएगा, बीजावरण कहलाएगा। अब बीजावरण को भी वैज्ञानिकों ने फिर तीन पार्ट में बांट दिया, यानी कि बीजावरण की जो परत है उसको इन्होंने तीन भागों में बांटा है। पहला जो भाग है वो एपिडर्मिस है, दूसरा भाग कौन सा है, पेलिसेड है, और पेलिसेड के नीचे एक भाग और पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, उप एपिडर्मिस बोलते हैं, या लोअर एपिडर्मिस मान लीजिए आप, लोअर एपिडर्मिस। तो कहने का मतलब भाई ये जो त्वचा और पेलिसेड कोशिकाएं और लोअर एपिडर्मिस, इन तीनों पार्टों को मिलाकर के एक जो भाग बन रहा है वो कौन सा है, वो है सीड कोट, यानी कि बीजावरण बन रहा है। ये हो गया बीजावरण। उसके बाद में दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म को हम बोलेंगे अंतःपोषक, जिसको हम बोलते हैं ये बीच वाला, ये जो आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, एंडोस्पर्म कहलाता है, जिसमें भ्रूण को पोषण प्रदान करने की क्षमता होती है। तो ये भ्रूण को जो पोषण प्रदान करेगा वो एंडोस्पर्म के द्वारा ही भ्रूण को पोषण प्रदान होता है। आपने देखा होगा टेपिटम की कुछ कोशिकाएं होती है जो उसको आगे जो पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर लास्ट में है एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम बात करें कि ये इसमें भ्रूण पोष पाया जाता है या नहीं पाया जाता, तो इसमें जो भ्रूण पोष होता है वो अनुपस्थित होता है। और ये हम चने की ही बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी द्विबीजपत्री बीज होते हैं सब में भ्रूण पोष अनुपस्थित होता है। केवल एक बीजपत्री पादपों के जो बीज है उसके अंदर भ्रूण पोष पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसकी जो बाहरी जो आवरण है, यानी कि जो बाहरी जो संरचना है उसकी बात करते हैं। बाहरी संरचना में आपने चना देखा होगा,
चने की जो कई वेराइटियां हैं, जैसे काबरी चना है, काबुली चना है, तो कई वेराइटियां हैं। उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण ये जो वेराइटी है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका सबसे पहले हम बात करें तो जो चने की जो संरचना होती है वो होती है भूरा, काला अथवा पीले रंग का होता है। और इसकी ऐसी जो संरचना होती है बराबर ये क्या होता है, दो पार्टों में बटा होता है। और सबसे ऊपर वाले ये जो मैंने काले रंग से इसको अभिरेखित किया है वो ये जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, सीड कोट कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सीड कोट का कार्य क्या होता है। सीड कोट यानी कि ये तो आवरण है, जैसे अपना शरीर है, शरीर के ऊपर ये जो त्वचा है वो आवरण का कार्य कर रही है, ठीक उसी प्रकार ये बीज के ऊपरी छोर पर ये जो आवरण है उसका मुख्य कार्य होगा कि बीज में पाए जाने वाले जो आंतरिक जो महत्वपूर्ण जो भाग हैं उनकी रक्षा प्रदान करने का कार्य होगा। अब आंतरिक भाग कौन कौन से पाए जा रहे हैं, जैसे पेलिसेड कोशिकाएं हैं, ये लोअर एपिडर्मिस, एंडोस्पर्म हो गया, एम्ब्रियो हो गया, तो सबका जो महत्व, इन सबको जो सुरक्षात्मक दृष्टि से ये जो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य होगा वो किसका होगा, सीड कोट का कार्य होगा। उसके बाद में हम मध्य भाग में एक छोटा सा बिंदु पाया जाता है। आप चने की संरचना को, यदि चने को आप ऐसे खोलोगे तो बराबर ऐसे दो भागों में बटा होगा और बीच में यहाँ पर ये जो जगह पाई जाती है इसको एसटीआर के नाम से जाना जाता है। उससे थोड़ा आप निचले भाग में आइए, लास्ट में जो अंतिम जो इसका चरण है इस भाग को हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। और इसके पास में ही माइक्रोफाइल अर्थात सूक्ष्म बीजांड द्वार होता है, जहां पर जो बीज होता है उसका जो रास्ता, जो मुख्य जो रास्ता होता है, जो जल ऑब्जर्वेशन का जो कार्य करता है वो माइक्रोफाइल के द्वारा करता है। तो ये इसकी जो बाहरी जो संरचना है वो इस प्रकार से इसकी बाहरी संरचना होती है। अब हम बात करें इसकी जो आंतरिक संरचना है वो कैसी होती है। ये बाहरी संरचना है, आपको जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो अपने को बाहरी संरचना भी बतानी पड़ेगी और उसके बाद में फिर अपने को आंतरिक संरचना भी बतानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये बाहरी संरचना कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं आंतरिक संरचना की। आंतरिक संरचना में इधर आप डायग्राम की तरफ देखिए, सबसे ऊपर मैंने एक ये काले रंग की एक परत बनाई है, इस परत को बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को हिंदी में क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा। इस बाह्य त्वचा जो होती है ये सबसे बाहरी परत होती है, पतली होती है और ये परत पेलिसेड कोशिकाओं से जुड़ी हुई होती है। इस परत को हम जनरली अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए या तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी या फिर अपने को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसे हम आसानी से देख सकते हैं। इसका यदि हम चने का ऐसे जैसे हम लंबवत इसका अनुदैर्ध्य काटेंगे या फिर इसका अनुप्रस्थ काटेंगे तो ये संरचनाएं नहीं दिख पाएगी, लेकिन इसका अनुदैर्ध्य काटेंगे तो इसकी सहायता से इसको हम आसानी से इस चने के जो आंतरिक भाग हैं उनका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो एपिडर्मिस का मुख्य कार्य क्या हो गया, आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य हो गया। दूसरा जो पार्ट है वो है पेलिसेड। ये जो पेलिसेड जो है, अब पेलिसेड क्या है, पेलिसेड क्या है, ये आयताकार या वर्गाकार लंबवत कोशिकाएं पाई जाती है जो एपिडर्मिस से ठीक नीचे पाई जाती है। और इनका जो ऊपरी भाग और नीचे वाला जो भाग होता है ये दोनों भाग गोलाकार या अंडाकार होते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, ये एक पेलिसेड कोशिका है। इस पेलिसेड कोशिका की जो संरचना है वो कैसी है, आयत के समान है, क्योंकि आयत कैसी होती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई वो क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, हम आयत कहते हैं। तो ठीक ये आयत के समान ही संरचना है, परंतु मैंने अभी बताया कि इसका जो ऊपरी भाग है और नीचे वाला जो भाग है वो क्या होता है, गोलाकार होता है। आप ध्यान से देखिए, ये ऊपर वाला जो पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है वो बिल्कुल सेम ऐसे गोलाकार संरचना बनाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनका नाम क्या है, तो वो पेलिसेड कोशिकाएं पाई जाती है जो सीड कोट का निर्माण करती है। पेलिसेड कोशिकाओं के नीचे वाला जो पार्ट है वो कहलाता है लोअर एपिडर्मिस।
लोअर एपिडर्मिस, अर्थात हम इसको क्या बोल सकते हैं, अधो त्वचा भी बोल सकते हैं या अंतस बाह्य त्वचा भी बोल सकते हैं। अब ये निचली जो बाह्य त्वचा है, ये निचली बाह्य त्वचा की जो कोशिकाएं हैं वो अधिकांशतया गोलाकार ही होती है। जनरली हम देखें तो साइसर की जितनी भी वेराइटीज हैं उन सब वेराइटीज में इनकी जो संरचनाएं होती है वो क्या होती है, गोलाकार संरचनाएं होती है। पेलिसेड कोशिकाओं के ठीक नीचे उपस्थित होती है। इनका लोअर एपिडर्मिस, पेलिसेड और एपिडर्मिस तीनों कोशिकाएं और तीनों परतें मिलकर के एक बड़े भाग का निर्माण करती है और उस भाग को हम किस नाम से जानते हैं, सीड कोट। अर्थात बीजावरण में मुख्य जो भूमिका होती है वो एपिडर्मिस की रहेगी, पेलिसेड की रहेगी और लोअर एपिडर्मिस की रहेगी। ये अपना पहला पार्ट पूरा हो गया। दूसरे भाग की बात करें तो ये क्या है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पर आपने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से यदि आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लाल रंग की या पिंक रंग की बूंदें दिखाई देती है। इन बूंदों को जनरली हम क्या बोलते हैं, ऑयल। इसमें ऑयली जो बूंदें होती है उसकी सहायता से ये क्या होता है, बीज में कभी आपने देखा भी होगा कि ये चिकना होता है, चाहे द्विबीजपत्री पादपों में आप देखिए बीज को खोल करके आसानी से देखोगे तो आपको ये, जैसे आप मूंगफली की बात करें तो मूंगफली के बीज को भी आप खोलोगे तो कहीं ना कहीं ऐसे अपन इसको जैसे इसका चूर्ण बनाते हैं तो उसमें तेल निकलता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें तेलीय बूंदें पाई जाती है। तो तेलीय बूंदें पाया जाना ही इसकी उपस्थिति का कारण है, क्योंकि ये जो पोषण प्रदान करेगा, भ्रूण को पोषण कहां से मिलेगा, तो ये सब तेलीय जो बूंदें हैं वो इसमें उपस्थित होगी। इसके अलावा कई प्रकार के जैसे प्रोटीन हैं, एंजाइम हैं, विटामिन्स हैं, वो सारे इसमें उपस्थित होते हैं। जब इसका अंकुरण होता है, बीज का बाहरी आवरण जो होता है उसके अंदर जब पानी प्रवेश करेगा तो ये बीजा अंकुरण होगा और बीजा अंकुरण होगा तो बीज अंकुरित होगा। तो ये इनका मुख्य जो कार्य होगा वो भ्रूण को क्या होगा, पोषण प्रदान करने का होगा। तो दूसरा जो पार्ट, महत्वपूर्ण पार्ट है वो कौन सा है, एंडोस्पर्म है। अब हम तीसरा और जो लास्ट जो इसके पार्ट की बात करते हैं तो वो कौन सा है, एम्ब्रियो है, भ्रूण है। तो भ्रूण के अंदर हम यदि बात करें तो जनरली जो द्विबीजपत्री पादपों में जो भ्रूण होता है वो अभ्रूण पोषी पाया जाता है। अर्थात इसमें जो भ्रूण होता है वो अस्पष्ट होता है या नहीं पाया जाता। आप कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आरपीएमटी, सीपीएमटी, आईईपीएमटी, ऐसे बड़े बड़े एग्जामों में ये क्वेश्चन किया जाता है कि एक बीजपत्री पादपों और द्विबीजपत्री पादपों में मुख्य जो बीज की संरचना होती है उसमें मुख्य जो अंतर होता है वो क्या होता है। तो इसमें हम इसमें जो भ्रूण की जो भ्रूण पोषी होता है या अभ्रूण पोषी होता है इसके आधार पर हम चयन कर सकते हैं। तो जितने भी द्विबीजपत्री पादप होंगे वो अभ्रूण पोषी होंगे और जितने भी एक बीजपत्री पादप होंगे वो क्या होंगे, भ्रूण पोषी होंगे। तो इसमें ये क्या है, एम्ब्रियो, हम इसको जो भ्रूण पोषी है उसको हम अभ्रूण पोषी बोलेंगे, एक बीजपत्री में क्या बोलेंगे, भ्रूण पोषी बोलेंगे। तो भ्रूण जो जनरली होगा वो क्या होगा, स्पष्ट अपने को ये दिखाई देगा। अब हम ये जो इसकी आंतरिक संरचना हो गई, अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स में बात करें तो आप देखिए लेग्यूमिनेसी कुल में जितने भी जो दलहनी जो फसलें हैं वो लगभग आएगी। जैसे मान लीजिए चना है, चना के अलावा आप इसको मूंगफली है और जैसे चौला है और मूंग है, मोठ है। तो ये सब जो दलहनी जो फसलें हैं, दलहनी फसलों का बराबर हम दो पार्ट में इसको बांट सकते हैं। तो बराबर जो दो पार्टों में जो बंटने वाली जो संरचनाएं हैं वो क्या कहलाएगी, द्विबीजपत्री बीज कहलाएगी। तो ये जो एग्जाम की दृष्टि से है डाइकोट सीड, इसका डायग्राम अपने को पहले ये बाहरी आवरण बनाना है, बाहरी आवरण को रेखांकित करके और इसका डायग्राम इसको समझाना है। इसके बाद में इसका जो ये आंतरिक जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में बताना है। तो आज की कालांश में इतना ही। चने के बीज के बारे में अपने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आपसे आशा है कि एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप समयानुसार इसको आसानी से याद कर सकोगे। आगामी क्लास में एक नया क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।